अब हम आते हैं इनकी भौगोलिक स्थिति पर और इसकी विशेषता पर। इतना जानने के बाद कि मेसोपोटामिया की खोज कैसे हुई, इस सभ्यता की खोज कैसे हुई और इसका विनाश भी कैसे हुआ, थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करें। इसकी विशेषता, जैसा मैंने पूर्व में बताया, इसका आधुनिक नाम इराक, और इसके साथ ही यदि हम इराक की बात करें तो इराक एक बड़ा देश है और बड़ी विविधताओं से भरा हुआ है। एक क्षेत्र इसका पूरा हरा भरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र बिल्कुल हरा भरा है, ऊंचा नीचा है, जंगलों से आच्छादित है। दूसरी ओर मैदानी क्षेत्र आता है और वह जो उत्तर का जो क्षेत्र है वह फैलते हुए मैदानी हो गया है और फिर आगे पर्वत श्रृंखला के रूप में बढ़ गया है। झरना, फूल, नदियाँ आदि वहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में हैं, जिससे वो आच्छादित है। जैसा मैंने पहले बताया, दो नदियाँ दजला और फरात यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। एक तरीके से दोआब हम कह सकते हैं, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं और ये नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। फारस की खाड़ी में इनका पानी चला जाता है, प्रवाहित होता है और फिर उसके बाद फरात जो है, इन दो नदियों में से फरात नदी अपने प्राचीन समय में एक तरीके से उस क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाती थी, इतनी महत्वपूर्ण थी। जैसे भारत में गंगा नदी को भारत की एक जीवन रेखा नदी ही बोल सकते हैं, तो ऐसे ही फरात नदी उस समय वहाँ की जीवन रेखा थी और मेसोपोटामिया के बीच से निकलती थी। मेसोपोटामिया दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं, उत्तर भाग और दक्षिण भाग, उत्तरी और दक्षिणी। मेसोपोटामिया के उत्तर और दक्षिण जो दो भाग थे, इन दोनों की जलवायु भी बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल भिन्न थी। उत्तर मेसोपोटामिया प्राचीन काल में असीरिया कहलाता था, एक अलग सभ्यता वहाँ पनप रही थी। और दक्षिण मेसोपोटामिया जो था वह सुमेर और अक्कड़ सभ्यताओं के नाम से विकसित हुआ। इसके दो उपभाग थे। यदि हम पूरे मेसोपोटामिया की बात करें तो उत्तरी भाग जो है वह कहलाया असीरिया और दक्षिण के दो उपभाग बन गए और ये दो उपभाग में एक सुमेर कहलाया और दूसरा अक्कड़। सन 2000 ईस्वी पूर्व के बाद अक्कड़ और सुमेरिया जो हैं वे क्षेत्र बेबीलोनिया के नाम से विकसित हुए, के नाम से जाने लगे और करीब 1100 ईस्वी पूर्व के लगभग असीरियाइयों ने उत्तर में राज्य स्थापित किया और उसे असीरिया का नाम दिया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति किस तरह की थी और कैसे सभ्यताएं आती गईं और बदलती गईं और जलवायु की भिन्नता दोनों क्षेत्रों में थी और उसी भिन्नता का ही परिणाम था कि उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में विकास जो है या सभ्यताएं जो हैं वो अपने तय अलग अलग तरीके से विकसित हो रही थी। उत्तर में असीरिया और दक्षिण में सुमेर और अक्कड़। सुमेरियन मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा है जो हम लोगों को जिसके बारे में जानकारी है। हम ऐसा मानते हैं कि सुमेरियन इस सभ्यता की पहली भाषा थी और सुमेरी के बाद अक्कदी भाषा आई और सुमेरी भाषा एक तरीके से विलोप हो गई, लुप्त प्राय हो गई और अक्कदी भाषा ने इसका स्थान ले लिया। कुछ स्थानीय परिवर्तन हुए, क्षेत्रीय परिवर्तन हुए, चाहे वो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, चाहे जलवायु के कारण, लेकिन इन सब के फलस्वरूप जो अक्कदी भाषा है
ये सिकंदर के आते तक फलती फूलती रही, पनपती रही, बढ़ती रही। सिकंदर का काल 336 से 323 ईस्वी पूर्व का माना जाता है और इस समय तक ये भाषा जो है अक्कदी भाषा बढ़ती रही। 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास अरामाइक यानी जो हिब्रू से हम बोल सकते हैं मिलती जुलती भाषा, इसका बोलना प्रारंभ हुआ और आज भी ये वाली भाषा जिसे हम अरामाइक कहते हैं कुछ जगहों में इराक के आसपास बोली जाती है। तो हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया में तीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। पहला सुमेरियाई सभ्यता, दूसरा बेबीलोनियन सभ्यता और तीसरा असीरियाई सभ्यता। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि इन सभ्यताओं के परिवर्तन और उथल पुथल में वहाँ कई तरह के अन्य विकास हुए, कई अन्य तरीके के डेवलपमेंट हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शहरीकरण, महत्व और विशेषताएं। जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि किसी क्षेत्र का शहरीकरण वहाँ की विकास की सीमा को दर्शाता है, उस ओर इशारा करता है। तो हम थोड़ा जानें कि यहाँ मेसोपोटामिया में शहरीकरण की क्या स्थिति थी, क्या कारण थे कि शहर इतने पनपे और कैसे पनपे। नगरों और शहरों इनकी संख्या बहुत थी। बहुत संख्या होने के बावजूद इतनी भीड़ थी कि जो साक्ष्य हैं वे ये बताते हैं कि वहाँ रहने की जगह नहीं थी, यानी पूरी पॉपुलेशन से भरे हुए थे। समय के साथ साथ ऐसा कुछ होता गया कि जहाँ जहाँ खाद्य उत्पादन जिन क्षेत्रों में बढ़ रहा था उन क्षेत्रों में बसाहट बढ़ने लगी, उन क्षेत्रों में लोग अधिक से अधिक बसने लगे और परिणाम कि वहाँ पर कई कस्बे और बस्तियों का प्रादुर्भाव शुरू हुआ, पनपने लगे। और यही कस्बे और बस्तियाँ धीरे धीरे विकसित होने लगी। ऐसी जगहों पर बसने के लिए ये जो बसाहट हुई ये बड़ी फ़ायदेमंद रही, क्योंकि उत्पादन की में किसी तरह की कमी नहीं थी और शहरों से ये जुड़े हुए थे। शहर जो थे वो मूल रूप से उत्पादन के लिए और उसके साथ ही साथ खाद्य पदार्थों के लिए और विभिन्न सेवाओं के लिए उपलब्ध थे। शहरों और इन बस्तियों और जहाँ बसाहट हुई थी उनमें एक तरीके का संबंध हो चला था और ये दोनों एक दूसरे से पे निर्भर, खासकर शहरी जो जनता थी वो इन लोगों पर कुछ हद तक कई कार्यों के लिए बड़ी निर्भर थी, गांव पर निर्भर थी। काफ़ी आपसी लेन देन बहुत होता था। निर्भरता के कई कारण थे। बहुत सी ज़रूरतें ऐसी थी जो ग्रामीण वासी ही या इस क्षेत्र के लोग ही पूरी कर सकते थे और शहरों के लिए शहर में रहते हुए संभव नहीं था, वे लोग गांव नहीं आ सकते थे। उदाहरण के लिए एक हम बताएं जैसे कि एक पत्थर की मुद्रा बनाने और उसमें जो टंकन का जो रंगीन पत्थरों में काम होता है, पत्थरों की मुद्रा बनाते समय उसमें जो टंकन होता है और उसमें जो रंगीन पत्थर का काम होता है उसमें न कांसे की ज़रूरत पड़ती है और कांसा जो है उसको उस रूप में ढालने के लिए विशिष्ट औजारों की ज़रूरत पड़ती है। ये औजार शहर में उपलब्ध नहीं थे। साथ ही रांगा जो लगता है, रांगा यानी एक तरीके टिन, रांगे की ज़रूरत पड़ती थी, औजारों के विशिष्ट औजारों की ज़रूरत पड़ती थी और ये स्वयं ये लोग बाहर जा नहीं सकते थे शहर के लोग। तो क्या होता था कि ये जो बसाहट, क्षेत्रीय बसाहट थी जो खाद्य उत्पादनों के आसपास की थी, गांव के लोग थे, उनसे ये ज़रूरतें
पूरी की जाती थी। तांबा, टिन, रांगा आदि की जरूरत बिना बाहर जाए पूरी हो जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे शहरी जीवन ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ था, लेन देन भी बहुत था और एक दूसरे से संबंध भी बहुत था। शहरी जीवन की जो विशेषता एक थी तत्कालीन समाज में, वो थी श्रम विभाजन, यानी डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। बड़ा स्पष्ट जो कार्य थे, जो कौशल था, वो कौशल का विभाजन समाज में हो चुका था और उस अपने अपने कौशल के आधार पे समाज का जो ये बटाव था, समाज का जो विभाजन था, वह स्पष्ट होते हुए उस अनुसार सुचारू रूप से काम भी करता था। तो मेसोपोटामियन सभ्यता की शहरी सभ्यता एक बहुत बड़ी विशेषता है और शहरी सभ्यता में श्रम विभाजन की जो जरूरत थी वह एक वहाँ की दूसरी विशेषता है। कई बार सामान एकत्रित करने के लिए विभिन्न जगहों की ज़रूरत होती थी, जहाँ सामान रखा जाए बहुत सारे, और उसके लिए अलग अलग जगहों की ज़रूरत होती थी। शहर के लिए अनाज, खाद्य सामग्री आदि को इकट्ठा करना, शहरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें शहर में किसी एक जगह रखना, यह भी एक बहुत आवश्यक कार्य था। और इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को अपनाने देने, लेन देन का हिसाब भी रखना होता था। यदि शहर के लोग गांव पर निर्भर थे और गांव के साथ उनका इतना लेन देन था, तो जो शहर की अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था में इस लेन देन का हिसाब किताब रखना और समय समय पर उसे पूर्ण करते रहना, उसका हिसाब करते रहना, यह भी एक आवश्यक कार्य, शहरी अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक कार्य हो गया था। उत्पादन को रखने की जगह, खाद्यान्न को रखने की जगह, अनाज को रखने की जगह, इसके साथ ही सामान की आवाजाही, सामान के आगमन निर्गमन की व्यवस्था भी एक अत्यावश्यक चीज़ थी। इस मामले में देखा जाए तो मेसोपोटामिया के लोग काफ़ी समृद्ध थे और इस तरह की उनको चिंता ज़्यादा नहीं करनी होती थी। खाद्य संसाधन जो थे, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन पर्याप्त थे। यद्यपि जैसा मैंने बताया पहले कि मौसम की मार, वर्षा होने पर ना होने पर जो मौसम की मार पड़ती थी वो तो अपनी तरफ एक बनी हुई थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि खाद्यान्न में कमी हो जाती थी। दक्षिण क्षेत्र में ज़रूर औजार, मोहर, मुद्रा और पत्थर के आभूषण, इनकी भारी कमी महसूस की जाती थी। दक्षिण क्षेत्र वो जहाँ पर सुमेर और अक्कड़ की सभ्यताएं विकसित हुई, वो क्षेत्र में सामान्यतया कई बार देखा गया कि खाद्यान्न की तो नहीं, लेकिन अन्य चीज़ों की, जैसे कीमती पत्थर की जिससे आभूषण बनते थे, और मोहरों की और औजारों की कमी जब तब महसूस की जाती रही। गाड़ियों के पहिए, पात्र बर्तन और नाव बनाने के लिए खजूर के पेड़, इसकी लकड़ी खास नहीं थी। इसलिए मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो ज़्यादा सोना, चांदी, सीपी, तांबा, लकड़ी पत्थरों को ईरान या तुर्की की खाड़ी के पाट से मंगाते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अच्छी खास लकड़ियां नहीं थी। और इन सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो सोना, चांदी, सीपी, तांबा हो या कुछ अन्य पदार्थ, इन सारी चीज़ों के लिए उसकी एवज में, इनको पाने के लिए, इनको आयात करने के लिए वे कृषि उत्पाद या कपड़ा काफ़ी बड़ी मात्रा में निर्यात करते थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया ने सामाजिक और आर्थिक संगठन का विकास देखा। जो दक्षिण मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है,
वहाँ के लोगों में काफ़ी विकास देखा गया, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक संगठनात्मक क्षेत्र में भी। एक तरीके से सामाजिक संगठन स्थापित हुए। और उसका कारण क्या? क्योंकि विदेशी अभियान चलाने के लिए, इस प्रकार के विनिमयों को निर्देशित करने के लिए इन संगठनों की जरूरत पड़ती थी। तो विदेशी अभियान की जरूरतों ने एक तरीके से सामाजिक और आर्थिक संगठनों को दक्षिण मेसोपोटामिया में मजबूत किया, इसका विस्तार भी किया। व्यापार, सेवाओं व शिल्प, परिवहन, ये तो किसी भी शहरी विकास में फायदेमंद है, लाभदायक है। भारवाहक पशु और बैलगाड़ियों का उपयोग सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इनका किया जाता था। उसी तरह शहरों में काष्ठ कोयला, लकड़ी के कोयले, काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी के कोयला और अनाज को ले जाने में बड़ी कठिनाई होती थी। पशुओं पे काफी खर्च होता था, चारा की व्यवस्था करनी होती थी। तो सामान की आवाजाही मूल रूप से भारवाहक पशु और बैलगाड़ियों से होता था, पर बड़ा ये खर्चीला जरिया था। अब जब आवागमन की बात हो रही है तो ये जानना ज़रूरी है कि फरात नदी और उनकी जो अन्य नदियाँ थीं, वे नदियाँ जल मार्ग का एक मुख्य जरिया थी, मार्ग का, आवागमन का एक मुख्य जरिया थी। बहुत सस्ता और टिकाऊ जरिया थी और अनाज के बोरे नाव में रख दिए जाते थे, खाद्यान्न के बोरों को नाव में डाल दिया जाता था और जो जलधारा की दिशा में नाव को छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार अपने स्वयं तय ये कई सौ किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर लेती थी। बोरों से लदी रहती थी नाव, उसमें अनाज रहता था और स्वयमेव अपने आगे बढ़ जाती थी। इसको चलाने की भी, खास तरीके से खेवन करने की भी कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ती थी। इन नदी मार्ग के अतिरिक्त हमने ऐसे अनेक उदाहरण मेसोपोटामिया सभ्यता में पाए हैं जिसमें जानवरों से भी ढुलाई होती थी। इसके बहुत सारे उदाहरण मिले हैं। जानवरों का भी बड़ा उपयोग होता था। नहरें और जलधाराएं जो बस्तियों के बीच से गुजरती थी, बहुत सी नहरें, बहुत सी जलधाराएं, ये भी आवागमन का, चाहे माल ढुलाई का, चाहे लोगों के आने जाने का बहुत ही सुचारू जरिया, बहुत ही अच्छा जरिया हुआ करती थी। फरात नदी जो एक तरीके से वहाँ की जीवन रेखा थी, जिसे जीवन रेखा कहा जाता था, वो उस समय में उसे एक विश्व मार्ग के रूप में उसे जाना जाता था। इतनी महत्वपूर्ण और इतनी विशालकाय और इतनी लंबाई उसकी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जल मार्ग के अलावा नहरों का उपयोग, जानवरों का उपयोग और अन्य संसाधनों का उपयोग समय समय पर, उचित समय पर, ज़रूरत के अनुसार होता रहता था और सामान की, खाद्य संसाधनों की किसी तरह की कमी नहीं होती थी। यदि किसी अन्य संसाधनों की कमी थी तो वो दक्षिण क्षेत्र में, वो भी मैं पुनः बोल दूं, कीमती पत्थर या मोहरें या इसके साथ ही साथ कुछ औजार, ये कभी कम पड़ जाते थे। सभी समाजों की एक अपनी भाषा होती है और इन भाषाओं में ध्वनियां जो हैं, हर ध्वनि एक अपना अर्थ बताती है। इसे मौखिक भावाभिव्यक्ति हम कह सकते हैं, मौखिक भावाभिव्यक्ति हम कह सकते हैं। लिखना इससे उतना अलग नहीं है जितना हम समझते हैं, ये बात तय है। हम लोगों की सोच है कि लिखना और बोलना
ये दोनों अलग अलग चीजें ऐसा नहीं है, इतना अलग नहीं है। लिखने में उच्चारित ध्वनियों को संकेतों और चिन्हों से प्रकट कर देते हैं, यही लेखनी है। मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएं यानी टैबलेट हम कह सकते हैं, तो मेसोपोटामिया में जो टैबलेट मिली हैं शुरू में, जो समझ लीजिए 3200 ईस्वी पूर्व की हैं, इन टैबलेट्स में, इन पट्टिकाओं में कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ संकेत हैं यानी सांकेतिक हैं, और कई जगह तो संख्याएं भी दी हुई हैं। बैलों, रोटियों, मछलियों आदि की 5000 सूचियां मिली हैं, और दक्षिण शहर उरुक के जाने आने वाली चीजें हैं। इससे ऐसा लगता है कि यहाँ लेखन कार्य तब शुरू हुआ होगा जब चीजों का हिसाब किताब, लेन देन का हिसाब किताब रखा जाने लगा। उसी के साथ संभवतः इस सभ्यता में लेखनी की शुरुआत हुई, और जैसा मैंने कहा, लेखनी और मौखिक ध्वनि, इसमें कोई उतना अंतर नहीं होता है। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं का बहुत उपयोग करते थे। ये मिट्टी की जो पट्टिकाएं हैं, फ्लैट लंबी रहती थी, एक विशिष्ट आकार में होती थी, और चिकनी मिट्टी की बनी होती थी। इन पट्टिकाओं का उपयोग लिखने के लिए होता था, और लिखाई कब होती थी? जब वो पट्टिकाएं गीली हों। उन गीली पट्टिकाओं में अपना हिसाब किताब लिख दिया जाता था। गीली पट्टिकाओं में जो भी चीज़ लिखना हो लिख दिया जाता था, और उसे धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता था। ये पट्टिकाओं को बनाने के लिए खास कौशल की ज़रूरत थी, कुशल व्यक्तियों की ज़रूरत थी। खासकर इस तरीके से कि पट्टिकाओं को एक हाथ से पकड़ा जा सके, और इतनी मजबूत होती थी जैसे कि मानो मिट्टी के बर्तन होते थे, ऐसी ये पट्टिकाएं बड़ी मजबूत होती थी। इन्हें बनाते समय चिकनी मिट्टी को गीला किया जाता था, उसे बहुत गूँथा जाता था, और गूँथने के बाद फिर इसे व्याप कर यानी फैलाकर, थाप देकर इन्हें चपटा किया जाता था। चपटा करने के बाद सावधानी से आकार देकर फिर इसको पक्का किया जाता था। जैसा मैंने पहले बताया, धूप दिया जाता था, धूप में इनको कड़ा किया जाता था, मजबूत किया जाता था, और मजबूती ऐसी कि एक हाथ से उसे पकड़ा जाए तो वो टूटता नहीं था। तो ये पट्टिकाएं बड़ी भारी संख्या में बनाई जाती थी, और पट्टिकाओं पर जब जो कुछ लिखा जाता था, मानो समझ लीजिए हिसाब किताब आदि हो, तो उसका उद्देश्य पूरा होने के बाद इन पट्टिकाओं को तोड़ दिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था। उसके बाद इन पट्टिकाओं पर कई बार हिसाब किताब के अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी लिखी जाती थी, और लिखने की जो शैली थी उसे हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं क्यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कीलाकार चिन्हों का उपयोग। उनकी जो लिपि थी वो मूल रूप से चित्र थे, लेकिन कीलाकार थे। अंग्रेजी में से क्यूनिफॉर्म कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में कि इन पट्टिकाओं पर सरकंडे की नोक से, ये जो लिखा जाता था सरकंडे की नोक से सतहों पर कीलाकार चिन्ह चित्रांकित किए जाते थे, और यही उनकी लिपि थी। जब ये सूख जाती थी तो इन पर ना कुछ नई लिखाई हो सकती थी, ना कुछ नए चित्र बनाए जा सकते थे। तो इस प्रकार एक बार की पट्टिका का उपयोग एक ही बार होता था। बहुत बार ऐसा होता था कि ये पट्टिकाएँ नष्ट नहीं की जाती थीं, पड़ी रहती थीं। यही पट्टिकाएँ और उसमें दी गई सूचनाएँ, दी गई जानकारियाँ ही हमारे लिए मेसोपोटामिया के इतिहास को बनाने में, उसके निर्माण में बहुत अहम साबित हुई हैं।